दोस्तों, जिस तरह हमारे बीच अच्छाई मौजूद है, ठीक उसी तरह हमारे इर्द गिर्द बुराई का भी बसेरा है, जिन्हें हम भूत, प्रेत, शैतान जैसे ना जाने कितने नामों से जानते हैं और हर देश की इनको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने कोरियाई इतिहास और उसकी भूतिया परंपराओं से जुड़ी एक ऐसी डरावनी कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसने 2024 में रिलीज होते ही बड़ी बड़ी हॉरर फिल्मों को किनारे कर दिया। सिंपल और सस्पेंस के मसालों से भरपूर ये स्टोरी आज सिनेमा जगत में एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है, जिसे देखने के बाद आप भी कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध देंगे। मूवी का नाम है एक्जुमा और इसको रोटेन टोमेटो पर 95% फ्रेश बताया गया है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि आखिर ये कितनी बेहतरीन मूवी रही होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो कोरियन शामन यानी तांत्रिकों से रूबरू कराया जाता है, जो कि फ्लाइट से अमेरिका जा रहे होते हैं। इनमें हॉरिम गुरु होती है और बोंगिल उसका सहयोगी, जिन्हें अमेरिका के जाने माने बिलियनियर पार्क परिवार ने बुलाया था। दरअसल कुछ ही दिनों पहले पार्क परिवार में जन्मा उनका इकलौता नवजात शिशु किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, जिसका पता यूएस के बड़े बड़े डॉक्टर्स तक नहीं लगा पा रहे थे। वो जन्म लेने के बाद से ही लगातार रो रहा था और एक भी सेकंड के लिए उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, यहाँ तक कि उसे सुलाने के लिए बेहोशी के इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। ऐसे में सारी दवा और दुआ करने के बाद मिस्टर पार्क को कोई मशहूर शॉमन हॉरिम के बारे में बताता है, जिनका नाम सुनते ही उन्होंने तुरंत उसे अमेरिका बुलाने का फैसला कर लिया। हालांकि मिसेस पार्क को इन सब चीजों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही हॉरिम बच्चे के पास आकर मंत्र का आवाहन करती है, उसे तुरंत ही मालूम पड़ जाता है कि इस बच्चे की परेशानी कोई आम परेशानी नहीं है और इसका नाता उसके दादा या परदादा से जुड़ा हुआ है। वो जब ये बात मिसेस पार्क से पूछती है कि परिवार में कोई ऐसा शख्स है क्या जिसे एक बहुत ही विचित्र बीमारी है, ये बच्चे के पिता हैं या फिर उसके दादा, तो ये सुनते ही मिसेस पार्क दंग रह जाती हैं, क्योंकि वाकई में उनके घर पर उसके दादा एक ऐसी ही अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त थे और यहीं से मिसेस पार्क का उनकी काबिलियत पर भरोसा हो जाता है। इसके बाद आगे की जानकारी के लिए हॉरिम और बोंगिल पार्क से मिलने उनके घर जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि उनके घर में ये सब दशकों से चला आ रहा है और परिवार में जन्म लेने वाले हर बड़े बेटे के साथ कुछ ऐसा ही इत्तेफाक हो जाता है। उसके बड़े भाई ने भी पागल खाने में आत्महत्या कर ली थी, यहाँ तक कि आंख बंद करने पर उन्हें भी चीखें सुनाई देती हैं। और तो और शायद अब यही श्राप उनके बेटे को भी लग गया है। प्लीज आप मेरी मदद करें। बहुत मन्नतों के बाद मेरे घर में एक चिराग आया है और उसे इस तरह खुद से दूर जाते नहीं देख सकता हूँ। हॉरिम उनसे कहती है कि इस घर में दाखिल होते ही मुझे किसी का साया नजर आया और शायद ये बच्चे के ग्रैंडपा का है। जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये एक ग्रेव कॉलिंग का केस है, जिसमें आपके दादाजी की आत्मा भटक रही है और यही सारी मुसीबत की जड़ है। ऐसे में उन्हें उनकी कब्र से निकालकर दूसरी जगह पर दफन करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये काम हमारे अकेले के बस का नहीं है। इसी दौरान हमें किम सैंग देओक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक जियोनॉन्सर है, यानी कि वो लोग जो किसी भी जगह की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को भांपकर उस जगह के बारे में अच्छे से बता सकें। असल में कोरियाई संस्कृति के मुताबिक किसी भी जरूरी काम के लिए एक बेहद पवित्र जगह होनी चाहिए और इस जगह को किम जैसे लोग ही डिसाइड करते हैं, खास तौर पर तब जब किसी के मृत शरीर को दफनाना हो, क्योंकि कोरियन प्रथाओं के अनुसार मृत शरीर को किसी पवित्र जगह पर दफनाना चाहिए, वरना उस व्यक्ति की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती। कोरियाई कल्चर में इन सभी चीजों की जानकारी को फेंग शुई भी कहा जाता है, तो ऐसे में ये कहना भी कहीं से गलत नहीं होगा कि किम एक फेंग शुई मास्टर है। किम के साथ हमें एक और शख्स से रूबरू कराया जाता है, जिसका नाम योंग ग्यून होता है और ये एक ग्रेव म्यूटेशन होता है, जिसके पास किसी की कब्र को खोदना, अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना या फिर कब्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का लाइसेंस मिला हुआ है। यहाँ पर किम एक अमीर परिवार की कब्र को वापस खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रैंडमा अक्सर परिवार वालों के सपनों में आकर उन्हें डरा रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उनके शरीर को दफनाने के लिए इस जगह का सुझाव उन्हें किम ने ही दिया था, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के पांचों तत्व का संगम है, इसीलिए उनके मुताबिक ऐसी कोई
दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए थी। और जैसे ही वो शरीर को बाहर निकालते हैं तो उनकी नजर दादी के नकली दांतों पर जाती है जो कि गायब थे। पूछताछ में मालूम पड़ता है कि अपनी दादी की याद में उनके पोते ने दांतों को अपने पास रख लिया था, जिससे आत्मा को शांति नहीं मिली थी और दादी को उनकी चीज लौटाते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। शाम को हॉरिम और बोंगिल किम से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती हैं और उन्हें पार्क परिवार में नए जन्मे शिशु की हालत के बारे में बताती है। वो उन्हें बताती है कि पार्क अमेरिका के सफल व्यापारियों में से एक है। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है सिवाय एक अजीब चीज के, और वो ये थी कि उनके परिवार में पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी के चलते बीमार ही रहता है। और ये सारी दिक्कतें कोरिया की जमीन से जुड़ी हैं, क्योंकि उसके परदादा की कब्र वहीं पर दफन है। हॉरिम अच्छे से जानती थी कि उनकी समस्या का समाधान करने में किम से बेहतर कोई भी इंसान नहीं हो सकता, और साथ ही साथ पार्क भी इस काम के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। बस उनका काम होना चाहिए था। किम को भी पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे जल्द ही अपनी बेटी की शादी करनी थी, जो कि जर्मनी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, और इसीलिए वो इस काम में हॉरिम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर पार्क भी तब तक कोरिया वापस आ चुका था। कोरिया उसका घर था, यहीं पर उसके पुरखों ने जन्म लिया था और ढेर सारे पैसे भी कमाए थे। अगले दिन पार्क किम से मिलता है और उसे अपने दादाजी से जुड़ी सारी जानकारियां देता है, क्योंकि पार्क को उनका एक्जुमा करवाना था, यानी कि किसी की दफन हुई लाश को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। पर किम को पार्क की बातें गोल मटोल लग रही थी। वो ना तो अपने परिवार के बारे में काफी गहराई से जानकारी देने को तैयार था और ना ही एक्जुमा में जरा सी भी देरी चाहता था। हालांकि ये बात जरूर समझ में आ रही थी कि वो ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा है। अब पार्क उन्हें अपने ग्रैंडपा की कब्र के पास लेकर जाता है, जो कि एक अनजान पहाड़ी पर स्थित थी, और यहाँ पर काफी ढेर सारे भेड़िए मंडरा रहे थे, जो कि किसी भी लिहाज से अच्छे साइन नहीं थे। और तो और उनकी कब्र का नेम प्लेट भी दर्ज नहीं था। पार्क बताता है कि उसके दादाजी आर्मी में जनरल थे और ये जगह उन्हें सेना द्वारा ही दी गई थी। किम उस जगह की एनर्जी को महसूस कर सकता था, और अभी तक उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उनको ऐसी जगह ही क्यों दी गई जहाँ पर कोई कब्रिस्तान ही नहीं है। उन्हें सबसे अकेले क्यों रखा गया है, जिसके बाद उसे वहाँ शैतानों के साए के साथ साथ काफी नकारात्मक शक्तियों का एहसास होता है। और ये बात वो हॉरिम को भी बताते हैं। उनके मुताबिक इस जगह पर काम करने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खतरनाक काम नहीं किया था, इसीलिए हॉरिम वहाँ काम करने से साफ साफ मना कर देती हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाती हैं। शाम को पार्क हॉरिम और किम से मुलाकात करता है, जहाँ किम उससे पूछता है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो या फिर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें हमें बता देनी चाहिए लेकिन तुमने अभी तक हमें नहीं बताई है। पार्क बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर ना जाने क्यों किम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसे कहता है तुम्हारा ये काम बहुत ही जानलेवा है, इसमें हम सब बर्बाद हो सकते हैं और मैं अपनी बेटी की शादी करे बिना नहीं मरना चाहता हूँ। पार्क उन्हें इमोशनल करने के लिए कहता है कि आपकी बेटी तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन मेरा बेटा तो मरने की कगार पर है। उसने तो अभी तक अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोली हैं। जरा सोच कर देखिए मेरे ऊपर क्या बीत रही है। हॉरिम को पार्क की बातें काफी भावुक कर देती हैं और वो उसका साथ देने का फैसला करती है। हॉरिम बताती हैं कि वो अनुष्ठान कर 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 वहाँ पर मौजूद बुरी आत्माओं को भटका सकती हैं। तब तक हम बॉडी को वहाँ से निकाल कर अपना काम खत्म कर सकते हैं। हालांकि किम फिर भी इसके लिए राजी नहीं था, मगर एक बच्चे की जान बचाने के लिए वो हामी भर देता है। बस फिर क्या था, अगले दिन सब कब्र के पास पहुंचते हैं। साथ ही 5 खुदाई करने वाले लोगों की भी व्यवस्था की जाती है और उनके साथ ही हम यहाँ 5 पिग्स को भी देखते हैं, जिनकी आज यहाँ पर बलि दी जाएगी, ताकि अगर गलती से कोई बाधा आती भी है तो वो सीधे इन पिग्स पर आए, न कि कब्र की खुदाई कर रहे लोगों पर। इसके बाद जहाँ एक तरफ कब्र की खुदाई का काम शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हॉरिम अपने अनुष्ठान की प्रक्रिया भी शुरू कर देती है, जिसमें वो मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ बेहद डरावना डांस भी कर रही थी और खुद पर चाकू से कट लगाकर पिग्स के शरीर पर भी वार कर रही थी, फिर उनका खून पी रही थी। इसी के साथ ही उसका साथी बोंगिल कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जोर जोर से ढोल नगाड़े बजा रहा था। ये सब तब तक चलता है जब तक वो 5 लोग कब्र के अंदर दफन दादाजी के कॉफिन को नहीं निकाल लेते। मगर हैरत की बात तो ये थी कि ये कॉफिन इतना एंटीक था जिसे शायद पुराने समय में सिर्फ राजाओं महाराजाओं के लिए ही यूज किया जाता था। इसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि आखिर उस दौर में पार्क के दादाजी कितने रईस आदमी हुआ करते थे। कॉफिन को निकालकर जल्द से जल्द
कार में रखा जाता है ताकि उसे क्रिमिनेट कर दिया जाए। वहीं खुदाई कर रहा एक व्यक्ति अब भी वहाँ कुछ कीमती चीजें ढूंढने की तलाश में लगा हुआ था। तभी उसे सामने से एक इंसानी सर वाला सांप नजर आता है, जो कि बहुत ही बड़ा अपशगुन था। लेकिन इससे भी ज्यादा गलत तब हो जाता है जब वो व्यक्ति बिना किसी को बताए उस सांप को मार डालता है। सांप के मरते ही चारों तरफ से बादल छा जाते हैं और तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब कोरियाई मान्यताओं के अनुसार बारिश में किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो लोग बॉडी को हॉस्पिटल वार्ड में स्टोर कर देते हैं। लेकिन फिर भी किम काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, क्योंकि दादाजी की आत्मा उनकी हड्डियों से जुड़ी हुई है, जिन्हें जलाने पर ही मुक्ति मिलेगी। अब किम ग्रेव के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके पास ही मौजूद एक गाँव में जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बताता है कि ये कब्र 100 साल से भी पुरानी है, जिसे उस दौर के एक नामी तांत्रिक ने दफनाया था। बताया ये भी जाता है कि ग्रैंडपा की कब्र के नीचे खजाना छुपा हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की, मगर कोई भी उसे छू तक नहीं पाया। शायद एक बेहद बुरी आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के कर्मचारियों को मालूम पड़ता है कि ये वही कॉफिन है, तो वो खजाने के लालच में कब्र को खोल देते हैं, जिससे उसके अंदर मौजूद दादाजी की आत्मा जाग जाती है और सीधे जाकर सबसे पहले हॉरिम को झटका देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। हालांकि हॉरिम को उस चीज का एहसास हो चुका था जिसे काबू में करने के लिए वो एक छोटी सी पूजा भी करती है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब दादाजी की आत्मा अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिर इसके बाद वो पार्क के पास पहुंचती हैं और उसे डराना शुरू कर देती है। इन सब की खबर जब किम को लगती है तो वो फौरन उसके होटल की तरफ भागते हैं। वहीं पार्क को किम का कॉल भी आ जाता है कि उसके दादाजी की आत्मा पूरे परिवार को मारने के लिए निकल चुकी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले उनके माता पिता को मार डाला और अब उसकी बारी है। इसलिए अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो किसी भी कीमत पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पूछने पर पता चलता है कि दरवाजे के बाहर भी किम है और फोन पर भी किम। पार्क को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो फोन वाले व्यक्ति की बातों में लगा हुआ था। वो उससे कहता है कि तुम अपने कमरे की खिड़कियां खोल दो। जैसे ही पार्क कमरे की खिड़की खोलता है, एक आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है, यानी कि ये सभी चाल दादाजी की आत्मा की थी। फोन पर वही बात कर रहे थे, बल्कि असली किम तो दरवाजे के दूसरी तरफ था। और जब तक किम होटल के मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है, तब तक पार्क के शरीर पर उसके दादाजी की आत्मा का कब्जा था। वो बेहद गुस्से में थे और पार्क के जरिए किम को बताते हैं कि आखिर वो इस परिवार के पीछे क्यों लगे हैं। उन्होंने बताया कि आज से कुछ दशक पहले जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध छिड़ा था, तो उनके दादाजी ने अपने ही लोगों से गद्दारी करके बहुत सारा पैसा कमाया था और इसी पैसे के जरिए उनका परिवार बहुत अमीर बन गया और वो सब आकर यहाँ अमेरिका में बस गए। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही वो इतने सालों में उनसे मिलने आए और ना ही उनकी कब्र पर एक फूल चढ़ाने आए। और इसीलिए वो अपने इस एहसान फरामोश परिवार से बेहद नाराज है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से वो सभी इतने अमीर बने हैं। इतना कहते ही दादाजी पार्क की पूरी गर्दन टेढ़ी कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और मरते मरते वो उसे कहकर जाते हैं कि जैसे एक बड़े जानवर ने एक लोमड़ी की हड्डी निगली है। लेकिन इसका मतलब किम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो ये जरूर समझ चुका था कि इसके बाद अगली बारी पार्क की माँ की है और फिर उसके बेटे की है। अब सिर्फ एक ही चारा बचा था और वो था कि जल्द से जल्द उनकी लाश को जला दिया जाए, मगर इसके लिए पार्क की माँ की परमिशन चाहिए थी, वरना अगला शिकार पार्क का नवजात शिशु था। इस पर पार्क की माँ मान जाती हैं और उनकी लाश को जला दिया जाता है, जिससे दादाजी की आत्मा को शांति मिल जाती है और उन सभी की जान बच जाती है। मगर मुसीबत अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अब आना बाकी था। इस घटना के कुछ समय बाद किम उस आदमी से मिलता है जिसने कब्र खोदने के दौरान उस इंसानी मुंह वाले सांप को मार डाला था। वो किम को बताता है कि जब उसने उस सांप की हत्या की, तब से उसे भयानक सपने आ रहे हैं और सांप चारों तरफ नजर आ रहे थे। इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए किम दोबारा से ग्रैंडपा की कब्र पर जाता है, जहां पर थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद उसे सर कटा इंसानी सांप भी मिल जाता है, जिसके लंबे लंबे बाल थे। ये देखकर किम के पसीने छूट जाते हैं और तब वो थोड़ी और खुदाई करने लगता है, जिसके बाद उसे वहाँ एक कॉफिन मिलता है। हैरानी की बात तो ये थी
कि ये कॉफिन इंसानी कॉफिन से भी बड़ा था और विशालकाय था, और तो और इसे वायर की तारों से लॉक किया गया था, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वाकई इसके अंदर कोई बेशकीमती चीज है। किम तुरंत हॉरिम और अपने सभी साथियों को वहाँ बुला लेता है। सभी कॉफिन के साइज और उसकी ऐतिहासिक बनावट को देखकर दंग थे। उन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्राचीन कॉफिन को दादाजी की कॉफिन के नीचे ही क्यों गाड़ा गया। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अब चूंकि रात बहुत अधिक हो चुकी थी, इसीलिए कॉफिन का क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता था। ऐसे में वो उसे लेकर नजदीकी मंदिर में पहुंच जाते हैं और सुबह होने तक उसे वहीं रखते हैं। इसी दौरान हॉरिम कॉफिन के चारों तरफ खून और चावल से बनी एक रेखा खींचकर उसे कैद कर देती है, जिससे कि अगर कोई शैतानी ताकत उसके अंदर मौजूद हो तो वो बाहर निकलकर किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब किम और हॉरिम सभी रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी यानी पार्क की माँ के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों ने अभी तक हमसे छुपा कर रखी है। पार्क की तरह वो भी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर किम कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आखिर उनकी कब्र के नीचे दूसरी कब्र क्या कर रही है। और तो और ये भी मालूम पड़ा है कि तुम्हारे पिता ने देश के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने युद्ध के समय जापान की मदद की थी और अपने ही देश को धीरे धीरे बेच रहे थे, जिसकी वजह से आज तुम लोग इतने अमीर हो गए हो। शायद यही बात तुम्हारा बेटा भी हमें बताने में शर्मा रहा था, जिसके कारण जब कोरियाई लोगों को इसका पता चला तो उस दौर के महान तांत्रिक जीशून की मदद से तुम्हारे पिता को सजा देने के लिए उन्हें इतनी बेकार जगह पर दफनाया गया। ये सब सुनकर वो कहती हैं कि आपकी बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन जीशून ऐसा क्यों करेगा? वो तो खुद भी एक जापानी था, और अगर मेरे पिता ने जापानियों का सपोर्ट किया तो इसमें वो उनका दुश्मन कैसे हुआ? अब बात और उलझती जाती है, जिसके बाद सभी लोग मंदिर में बैठकर डिनर करने के बाद अपनी अपनी जगह पर सोने जाते हैं। थोड़ी देर बाद बोंगिल को किसी की आवाज आती है, जहां जाकर वो देखता है कि एक 7-8 फीट का लंबा शैतानी आदमी न सिर्फ पुजारी को मार चुका था, बल्कि वहां मौजूद जानवरों को भी सब्जी की तरह काट रहा था। उधर दिन ब दिन बढ़ते इस मामले को समझने के लिए हॉरिम कार में बैठकर अपनी दादी को याद करती है, जो कि अपने दौर की बहुत ही जानी मानी पुजारिन थी, और वो उनसे बातें कर रही थी। इसी दौरान वहाँ डरा सहमा बोंगिल आता है और हॉरिम को ध्यान से उठाने की कोशिश करता है, मगर उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इस खतरे के बारे में अच्छे से मालूम पड़ चुका है और वो अपनी पोती को इसमें नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन फिर भी हॉरिम बोंगिल के साथ वहाँ चल देती है। वहाँ दाखिल होते ही उन्हें वो कॉफिन खुला हुआ मिलता है, यानी कि वो शैतान जो कोई भी था वो इसके अंदर ही था, जो कि अब बाहर निकल चुका है। बोंगिल किम और येऊन को उठाने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। इसी दौरान हॉरिम को कॉफिन के पास एक समुराई का हेलमेट मिलता है, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये एक समुराई की आत्मा है जो अब जाग चुकी है। इतने में ही वो समुराई हॉरिम के पास आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या इस कमरे में कोई इंसान है, जिस पर वो कहती है कि मैं बस आपकी सेवक हूँ। समुराई कहता है कि अगर तुम मेरी सेवक हो तो तुम्हें मेरे मनपसंद खाने के बारे में पता ही होगा, जाओ उसे लेकर आओ। अब हॉरिम कुछ भी नहीं करती और समुराई जान जाता है कि वो इंसान है, जिसके बाद वो उस पर हमला करने वाला होता ही है कि अचानक वहाँ पर बोंगिल आकर हॉरिम की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर उसका वार खाली चला जाता है। जिसके बाद समुराई बोंगिल के पेट में अपना एक हाथ डालकर उसकी आंतें बाहर निकाल लेता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और अब वो हॉरिम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब तक हॉरिम मंदिर के पवित्र प्रांगण में बने पगोटा के सामने बैठ जाती है, जिसके कारण वो उसे छू तक नहीं पाता और सुबह होते ही वो आग में तब्दील होकर हवा में किसी जलते हुए गोलों जैसा बनकर गायब हो जाता है। और उसे ऐसा करते देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग देखते रह जाते हैं। क्या हॉरिम और क्या किम, हर कोई उसका ये भयानक रूप देखकर दंग था। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर कभी एक छोटे से एक्जुमा के चलते उन्हें आज कुछ ऐसा दिन देखना पड़ेगा। हालांकि इन सब के बीच उन्हें एक चीज का अनुमान लग जाता है कि ये समुराई चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन सुबह होते ही उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जिसके बाद सभी बोंगिल को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां कुछ दिनों के इलाज के बाद आखिरकार बोंगिल को होश आ जाता है, लेकिन वो अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा था, जिससे किम और हॉरिम समझ जाते हैं कि इसके ऊपर उसी समुराई का साया है जिसने इसे अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ बातों ही बातों में उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि वो समुराई उस कब्र के अंदर मौजूद किसी चीज की रक्षा कर रहा है। अब किम उस चीज को ढूंढ निकालने के लिए दोबारा से पार्क के दादाजी की कब्र के पास जाता है, जहां थोड़ी बहुत खुदाई में उसे वापस से एक समुराई की शक्ल दिखाई देती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन एक मजदूर ने इंसानी चेहरे वाले सांप को मारा था।
और यहीं से किम को अंदाजा लग जाता है कि ये समुराई दिन भर इसी कब्र की हिफाजत करने के लिए यहीं रहता है और रात में वो अपनी ताकत के साथ दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। वो लोग इस तरह बोंगिल को मरते हुए नहीं देख सकते थे और इसी दौरान किम को पार्क की एक बात याद आती है जिसने मरने से पहले कहा था कि फॉक्स ने टाइगर की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है। थोड़ा दिमाग दौड़ाने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि कोरिया का मैप टाइगर की तरह दिखता है, जिसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के दौरान किम के हाथ कुछ मेटल की रॉड भी लगती है जिन्हें कभी कुछ डकैत चोरी करने के लिए लाए थे और किसी वजह से उन्होंने उसे मंदिर में ही छोड़ दिया था। किम को यहाँ पर एक फोटो भी मिलती है जिनमें उन सभी डाकुओं के पास कुछ ऐसे हथियार थे और उनके सामने कुछ आयरन रॉड्स भी पड़ी हुई थी। ना जाने इस आयरन रॉड का क्या काम था, मगर उसे देखकर ये मालूम पड़ता है कि वाकई ये रॉड उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। और साथ ही किम के हाथ एक किताब भी लगती है जिसमें इन सब की असली कहानी का पता चलता है। दरअसल जब जापान और कोरिया के बीच में युद्ध चल रहा था तो पार्क के दादाजी, जो कि आर्मी में एक बहुत ही बड़े पद पर थे, वो जापानियों की मदद कर रहे थे, यानी कि अपने देश को ही धोखा दे रहे थे। इसमें उनका सबसे ज्यादा सहयोग उनका खास और बहुचर्चित तांत्रिक जी श्यून कर रहा था, जो कि जापानी तंत्र मंत्र की मदद से कोरिया के कुछ हिस्से पर मेटल की रॉड डाल रहा था ताकि कोरिया की जमीन से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो खत्म हो जाए और वो नेगेटिव एनर्जी से भरकर कभी भी उन्नति ना कर पाए। ऐसे में जब इन रॉड्स के बारे में कोरियाई तांत्रिकों को पता चला तो उन्होंने एक एक करके इसे निकालने की कोशिश की और जिन तस्वीरों को अभी हमने किम के हाथों में देखा था, दरअसल वो कोई डाकू नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त थे जो अपने देश को बचाने के लिए ये जोखिम भरा काम कर रहे थे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो आखिरी रॉड नहीं ढूंढ सके जिसे होशियार जीश्यून ने पार्क के परदादाजी की कब्र के नीचे एक बहादुर समुराई के शरीर में डालकर रखा था। इसे पार्क के दादाजी की कब्र के नीचे इसलिए दफनाया गया था क्योंकि वो उस वक्त के बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। उनकी कब्र के साथ खिलवाड़ करना किसी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए जीश्यून ने आखिरी रॉड को वहीं दफनाने का सोचा और उसका ये दाव सटीक भी साबित होता। अगर हॉरिम और उसके साथी इतने साल बाद पार्क के दादाजी की कब्र के साथ खिलवाड़ ना करते तो, यानी कि किम और हॉरिम अगर इस कब्र के राज से पर्दा नहीं उठाते तो हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता कि टाइगर की मैप की तरह दिखने वाला कोरिया की कमर सच में जी श्यून जैसा चालाक लोमड़ी तोड़ देता। वहीं इन सभी गुत्थियों को सुलझाते ही उन्हें काफी टाइम हो जाता है और शाम होने लगती है। मतलब समुराई की आत्मा जाग चुकी थी, पर किम के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो सभी अपने शरीर पर पवित्र चिन्हों को बनाकर कब्र के पास पहुंच जाते हैं और खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। उधर हॉरिम समुराई को भटकाने के लिए थोड़ी दूर पर मौजूद एक पेड़ के पास अनुष्ठान करने लगती है जिससे वो किम के पास ना जा सके और इस काम में उसकी दादी की रूह भी उसके साथ थी, मगर वो उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाती। और फिर हम समुराई के सामने किम को देखते हैं जो अपने हाथों को किम की आंतों में डालकर निकाल लेता है। इस बीच किम को समुराई की असलियत का मालूम पड़ता है और पता चलता है कि 500 साल पहले ये समुराई बहुत ही बहादुर माना जाता था और इसने 10,000 लोगों को मार डाला था। एक जंग के दौरान उसका सर काट दिया गया, लेकिन ये फिर भी इतना ताकतवर था कि अपने पूरे शरीर को काबू में रखकर पूरी जंग लड़ता रहा। और फिर जब समुराई मर जाता है तो उसका शरीर जीश्यून के हाथ लगता है और वो समुराई के कटे हुए धड़ को निकालकर उसके अंदर आखिरी मेटल रॉड को हिफाजत से रखकर मंत्रों से कैद करके एक भटकती आत्मा बना देता है जो आज इतना भयानक रूप ले चुकी है। यही वजह थी कि इस समुराई के अंदर उसके मेटल की वजह से आग लग जाती है, क्योंकि मेटल एलिमेंट का मिक्सचर है और एक उम्दा फेंगशुई होने के नाते किम को दिमाग लगाते देर नहीं लगती कि मेटल का काट है लकड़ी और लकड़ी का काट होता है पानी, यानी कि अगर लकड़ी में पानी या फिर किसी भीगी हुई वस्तु को लगाकर समुराई पर वार किया जाए तो वो मर सकता है। बस फिर क्या था, एक तरफ जहां हॉरिम समुराई को रोकने के लिए उस पर घोड़े के खून को गिराती है तो वहीं एक लकड़ी को इस खून में डुबोकर किम समुराई पर वार करता है जिससे उसका अंत हो जाता है और आखिर में कोरिया को नेस्तनाबूद करने वाली उस रॉड को निकाल दिया जाता है, जिससे उन लोगों ने न सिर्फ उस भूत का अंत किया बल्कि अपने देश की हिफाजत भी की थी। समुराई के मरते ही बोंगिल भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उन लोगों का अब सारा मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद हम किम की बेटी की शादी धूमधाम से देखते हैं और इस कहानी का यहीं पर खुशी खुशी अंत हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर and thanks for watching.